हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लॉ 2018 के क्वेश्चन पेपर को। ये सेशन जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक मस्ट वॉच लेसन है। बेसिकली आप जानते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ट्रेंड रहा है कि वो हर साल प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। तो आज हम इस सेशन में उन्हीं प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करेंगे जो 2018 में पूछे गए थे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी मदद हो जाए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो अभी तक जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ग्रुप ए, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डैश हैज डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट एज एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटी, दैट इज फ्रेडरिक पोलॉक। Question number 2, an agreement consists of reciprocal promises between at least। तो देखिए, कोई एग्रीमेंट जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस होना चाहिए, उसमें कम से कम कितने पार्टीज होनी चाहिए? 2 पार्टीज। तो क्वेश्चन कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टियां होती हैं। तो आप कहोगे सर एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टियां होती हैं। एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको ऑफर किया जाता है, और एक दूसरा जो ऑफर एक्सेप्ट करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन ऑफर इज मेड टू द पब्लिक इन जनरल। जब कोई ऑफर जनरली किसी पब्लिक को दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इट इज कॉल्ड जनरल ऑफर। जैसे मान लो कि आज जो है मैंने एक होर्डिंग लगा दी कि मनीष क्लासेस में अप टू 50% ऑफ रहेगा न्यू सेशन के लिए। तो मैं जनरली ये जो ऑफर है वो सबके लिए दे रहा हूं, तो आप उसे कहोगे कि सर वो कौन सा ऑफर है? तो वो जनरल ऑफर है। कंसिडरेशन में भी क्लासिफाइड इन 2। कंसिडरेशन को कितने भागों में क्लासिफाई किया जाता है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। अब आपको बताया है मैंने पहले से ही कि आपको सेक्शंस याद होने चाहिए। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 13 जो है वो किसके मीनिंग को बताता है? तो ये एक बहुत फेमस मीनिंग है, दैट इज कॉल्ड कंसेंट। तो एज पर सेक्शन 13 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इट्स डिफाइंस व्हाट? कंसेंट। क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज टू डिफ्रॉड अदर। कोई एक एग्रीमेंट जो है, ठीक है ना, कोई एक एग्रीमेंट दैट इज जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है डिफ्रॉड करना, इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज? इट इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। डैश मीन्स कैंसिलेशन ऑफ ऑल और सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को रिमूव करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिसीशन। अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ, थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ डैश एंड इट इज वैलिड। अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन एंड इट इज वैलिड। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 किससे संबंधित है? तो सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वो सारे के सारे मूवेबल गुड्स आते हैं। कौन से गुड्स आते हैं? मूवेबल गुड्स। द टर्म गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डज नॉट इंक्लूड। गुड्स के अंदर कौन सी चीजें नहीं आती? सबसे पहला है गुडविल, सेकेंड वन इज एक्शनेबल क्लेम्स, थर्ड वन इज स्टॉक एंड शेयर्स, फोर्थ वन इज हार्वेस्टेड क्रॉप्स। तो योर आंसर विल बी कि गुड्स जो है, डेफिनेशन जो गुड्स है उसके अंदर जो है वो ऑक्शनेबल क्लेम्स नहीं आते। इंडिया में पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है? तो इन इंडिया पार्टनरशिप इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर 2013 अगेन। नाउ व्हेन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, When a death of a partner automatically dissolve the firm। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाई तो पार्टनर की डेथ होने के कारण जो है पूरा फॉर्म डिसॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 इज द LLP एक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। LLP
एक्ट जो है इंडिया में कौन से साल में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2008। नाउ एवरी एलएलपी शेल हैव एट लीस्ट, एलएलपी में कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो सर एलएलपी में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कह रहा है कि अंडर इंडियन लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एटलीस्ट 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर शेल बी, इंडियन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कम से कम एक पार्टनर को क्या होना पड़ेगा? सर एक पार्टनर को कम से कम इंडियन रेसिडेंट होना पड़ेगा। देयर इज नो आइडिया ऑफ एनी डैश इन केस ऑफ एलएलपी, एलएलपी के केस में शेयर कैपिटल का कोई आइडिया नहीं है। The undertaking contained a promissory note to pay a certain sum of money is called what? That is unconditional। मतलब जो promissory note होता है या जो bills of exchange होता है वो unconditional होता है, उसमें किसी तरह का कोई भी terms and condition नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ बिल पेएबल आफ्टर अ फिक्स डेट और आफ्टर डेट इज नोन एज, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जब कोई बिल जो है एक फिक्स डेट के बाद या आफ्टर डेट के बाद दिया जाता है दैट इज कॉल्ड टाइम बिल। क्या कहते हैं उसको? टाइम बिल कहते हैं। मेंबर्स ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल शुड नॉट एक्सीड, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसके मेंबर जो हैं वो 150 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट पर्सन में प्रेफर एन अपील ऑन सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन विद इन, मतलब कि किसी व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से खुश नहीं है तो वो स्टेट कमीशन के पास कितने दिनों के अंदर जो है अपील कर सकता है? तो टाइम बाउंडेशन इज 30 डेज। हाउ मेनी डेज? 30 डेज। नाउ ग्रुप बी, आपको पता है ग्रुप बी में आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 2 मार्क्स के लिए होगा। तो अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इट बिकम्स अ प्रॉमिस। और जब क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द कंसेंट ऑफ अ पार्टी इज नॉट फ्री, जब कंसेंट जो है, जब कोई एक पार्टी जो है अपना कंसेंट अपनी मर्जी से नहीं देता देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, वो वॉइडेबल हो सकता है। द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज नोन एज, जो पर्सन ऑफर देता है उसे कहते हैं ऑफरर और जिसको ऑफर दिया जाता है उसे कहा जाता है ऑफरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए या कंसिडरेशन के बारे में कौन सी घटना जो है गलत है? मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, फर्स्ट may move from any person, जी हाँ। must be of some value, ये भी है। that means कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है कि कंसिडरेशन इल्यूसरी होना चाहिए, कंसिडरेशन कभी इल्यूसरी नहीं होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो इज डिसाइडेड फ्रॉम द लीडिंग केस ऑफ, देखिए माइनर्स का एग्रीमेंट जो है वॉइड अब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड माना जाता है, ठीक है ना। इट वॉज डिसाइडेड इन द केस ऑफ, किसके केस में इसको डिसाइड किया गया था? तो इट वॉज डिसाइडेड इन द केस ऑफ मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्रीमेंट टू पे मनी ओर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट इज, कहने का मतलब है कि एक एग्रीमेंट जिसमें किसी घटना के होने पर या घटना के ना होने पर एक स्पेसिफाइड अमाउंट आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो इट इज कॉल्ड वैगरिंग एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन बट विथ डैश ऑब्जेक्ट इज डैश, तो एन एग्रीमेंट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन बट विथ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट इज वॉइड। अ डैश एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली डैश, जरूरी नहीं है कि कोई वॉइड एग्रीमेंट जो है वो इलीगल हो, जरूरी नहीं है। द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज का मतलब होता है कमिंग टू एंड ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टीज एक दूसरे की अपनी जो भी ऑब्लिगेशंस थी उसको पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज इज अवेलेबल? ब्रीच का मतलब होता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट के किसी टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ा जाता है तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको क्या रेमेडी दिया जाता है? सूट फॉर रिसेशन, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और ऑल ऑफ दिस, तो उसके पास ये तीनों रिमेडी है। वो आपके खिलाफ केस कर सकता है, अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले सकता है, या वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को पूरा करने के लिए आपके ऊपर आपके खिलाफ शू कर सकता है। बेलमेंट डैश रिवॉर्डेड और कंसिडरेशन इज डैश बेलमेंट, तो यू विल हैव टू राइट कि बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड और कंसिडरेशन विथ ग्रेटिट्यूशंस बेलमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस, ए एग्रीज टू सेल हिज ओल्ड फोन वैल्यूड 2000। ए एग्री करता है कि वो बी को अपना पुराना फोन बेचेगा, कितने में? 2000 में। अ डीलर इन एक्सचेंज फॉर न्यू स्मार्टफोन, किसके बदले? अपने न्यू स्मार्टफोन के बदले, एंड एग्रीज टू पे द डिफरेंस इन कैश। इट इज विच टाइप ऑफ क्या? कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ब्रीच ऑफ कंडीशन, यदि कोई भी सेलर कंडीशन को ब्रीच करता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? आप रिजेक्शन ऑफ गुड्स, रेपुटेशन ऑफ गुड्स, क्लेम फॉर डैमेजेस, और बोथ एंड ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। द डिलीवरी ऑफ की ऑफ वेयर हाउस इन विच गुड्स आर स्टोर्ड अमाउंट्स टू व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी? दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। मतलब कि आपको जो है जहाँ पे सामान रखा गया है उसकी चाबी दे दी गई, ठीक है ना, कि आपका सामान वहाँ रहा और ये रहा आपकी चाबी। तो ये कौन से तरह का डिलीवरी है? इट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 15, द राइट ऑफ लिएन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मे बी एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली बाय एन अनपेड सेलर। इट इज ट्रू और फॉल्स? सर, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। A partnership firm is a legal person, is not a legal person, has a legal status of his own, or has separate legal entity apart from its partner. तो बस आप याद रखेंगे कि a partnership is a legal person. In the absence of any partnership deed, partnership deed यदि नहीं है तो पार्टनर को क्या क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, रेम्युनरेशन फ्रॉम द फर्म फॉर टेकिंग इन द फर्म ये भी नहीं मिलेगा, profit which the firm has earned during the financial year, and option D is both A and क्या? B। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर होगा बोथ क्या? A and B। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अ फॉर्म कैन बी डिसॉल्व बाय अ रिटेन नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन गिवन बाय एनी पार्टनर इन केस ऑफ। आप जानते हैं पार्टनरशिप के अलग अलग फॉर्म होते हैं। जनरल पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप एट विल होता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है। तो ये पार्टनरशिप के क्या है? टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक पार्टनरशिप होता है जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल में किसी फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग अ रिटेन नोटिस, दैट इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा पार्टनरशिप एट विल। अब नेक्स्ट है एलएलपी इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन हैविंग फीचर्स ऑफ। देखिए एलएलपी क्या है? तो आप कहोगे सर एलएलपी एक हाइब्रिड मॉड्यूल है, किस चीज का? तो पार्टनरशिप और कंपनी का, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के हैं और कुछ फीचर्स जो है वो कंपनी के हैं। अगला सवाल है when the personal property of a partner is being used in the business of the firm, it is a question of fact to be determined with reference to the partner's intentions whether it has become the property of the firm, become the joint estate. Option C remains and estate of the partner. और question number D is a question of law to be decided on legal principles. तो याद रखिएगा यदि कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी भी पार्टनर का कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो फॉर्म यूज कर रही है तो उसे कहा जाता है इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट टू बी डिटरमाइंड एंड रेफरेंस टू द पार्टनर्स इंटेंशन वेदर इट हैज बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और नॉट। क्वेश्चन नंबर 21 है डैश इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप फर्म बट इज एन एसेंशियल फॉर एलएलपी। किस एलएलपी के लिए जरूरी है लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए जरूरी नहीं है। पहला है डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल फोटो, डिजिटल एड्रेस। तो आप जानते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर जरूरी है क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एलएलपी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एलएलपी? इजी टू इनकॉर्पोरेट, हाई कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी एंड देयर आफ्टर इजी टू मैनेज। तो ये गलत है सर। हाई कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, एलएलपी को फॉर्म करने के लिए कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं लगती।
क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आर नॉट कंसीडर्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसीडर नहीं किया जाता है। तो परफॉर्मा इनवॉइस कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, ट्रेजरी बिल है, बैंक ड्राफ्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। नॉट नेगोशिएबल वर्ड रिटन ऑन अ चेक बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आप लोग देखे होंगे कि ये इस तरीके का एक चेक होता है, चेक के ऊपर कभी कभी इस तरीके से दो क्रॉस लाइन करके लिख दी जाती है नॉट नेगोशिएबल। तो पूछ रहा है ये किसका एग्जाम्पल है, तो इसको हम लोग कहते हैं जनरल क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? जनरल क्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन है एन इंडोर्समेंट इज सेड टू बी जनरल इफ द इंडोर्सर साइन हिज नेम ओनली ऑन द फेस और बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यदि इंडोर्सर जो है वो अपना साइन कर देता है फेस और बैक के ऊपर, कोई भी किसके ऊपर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कोई भी आप कह सकते हो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कोई भी हो सकता है सर, वो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। एन इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज्ड, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डिस्चार्ज कब माना जाता है, तो इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स, टाइम से में पेमेंट कर देना, उसको कैंसिल कर देना, या उसके रिलीज से। मतलब कि ये तीनों के ही कारण जो है वो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज माना जाता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट का जो काम था वो खत्म हो गया। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहाँ कहाँ एक्सटेंड है, तो आपको पता होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो पूरे कहाँ पे है सर, पूरे होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 28 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग पर्सन मतलब अ फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, HUF और एनी एसोसिएशन, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव। तो आप बोलोगे सर ऑल ऑफ देम होगा। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लेनेंट फॉर एनी कंपनसेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है किसी भी कंप्लेंट के रिगार्डिंग फॉर कंपनसेशन के लिए शुड नॉट एग्जिस्ट ₹100 लाख, दैट इज 1 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग, आखिरी सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल एजेंसी। इनमें से किसको कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल एजेंसी कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जी हाँ ये है, स्टेट कमीशन ये भी है, नेशनल कमीशन ये भी है, ऑल ऑफ द अबव ये भी है सर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सारा का सारा आपको 2018 में आए हुए MCQs का 1 by 1 विथ डिटेलिंग जो है आपको डिस्कशन करवा दिया। आशा है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर का जो PDF है वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।